हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज है 6 फरवरी 2021 और 6 फरवरी को द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी एडिटोरियल आए होंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे तथा उनका हिंदी रूपांतरण भी देखेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो ये एनालिसिस कैसा लगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बनाऊं और आपके लिए प्रिपेयर होके आऊं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला एडिटोरियल ये है तो ये था टर्मिनल डेडलाइन का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रीलंका और जापान और इंडिया के बीच में एक टाई अप हुआ था जहाँ पे तीनों मिल करके श्रीलंका के कोलंबो में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बना रहे थे, जिसमें से अभी श्रीलंका ने कल बाइकाट कर दिया। मतलब श्रीलंका उससे बाहर निकल गया है, मतलब उसी के देश में विकास हो रहा था और वही वहाँ से बाहर निकल गया है। तो इसका रीजन जो है, इसका रीजन ये है कि अभी चाइना इसके पीछे है। चाइना क्या करता है, जो महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हमेशा चाइना के छाते के नीचे घुसे रहते हैं। वो घुसे रहते हैं, उन्हें चाइना ने बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तो निकल गए, क्योंकि बाबा की आज्ञा को पालन हमेशा करते हैं। वहाँ पे देखिए बात ये थी, इंडिया के पक्ष में बताऊं तो इंडिया जो वहाँ पे शिप आते हैं उनका जो पोर्ट है उन्होंने चाइना ने क्या कर दिया, डेवलप कर दिया है। और फिर इसके बाद वहाँ पे जो बड़े सामान आते हैं, जैसे यूरोप से सामान आया, यूएसए से आया, तो बड़े बड़े कंटेनर आते हैं। और उनको उतारने के लिए हमारे पास जो आधारभूत संरचना है हमारे पोर्ट की, जो हमारे बंदरगाह हैं, उस पर उतनी बढ़िया मशीनें और कुछ नहीं है। मतलब उतनी अच्छी मशीनें नहीं है कि उतने बड़े कंटेनर को उठा के रख सके, उठाएगी तो टूट टाट जाएगी। तो इसीलिए हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम श्रीलंका का पोर्ट यूज़ करते थे। लेकिन वो जो हम बना रहे थे वहाँ पे क्या हो, उन्होंने बैक कर लिया। जो श्रीलंका था उसने बोला कि हम इसमें काम नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ पीछे आ रहे हैं। तो उससे पहले भी भारत बहुत ज़्यादा निवेश किया है वहाँ पे। और जो चाइना निवेश करता है, देखिए चाइना जो निवेश करता है वो करता है अपने फ़ायदे के लिए। वो जो भी काम करेगा, जहाँ पे भी करेगा, गरीब अमीर देश में, वो बस फ़ायदा देखता है और कुछ नहीं देखता है। लेकिन भारत ने जहाँ निवेश किया, भारत किस में निवेश करता है, सामाजिक सुरक्षा के लिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर इसके बाद जल और सब क्षेत्र में निवेश करता है, जिससे क्या हो, एक सतत विकास हो सके। लेकिन जो चाइना निवेश करता है वो बढ़िया निवेश नहीं करता है, वो ऐसा निवेश करता है जिससे बस उसी को फ़ायदा हो, उस देश को फ़ायदा हो चाहे ना हो। अब बात करते हैं जापान की। तो जापान देखिए, जापान ने वहाँ पे 1.1 येन का निवेश किया था, 1.1 ट्रिलियन येन का, सॉरी ट्रिलियन येन का। तो और 300 बिलियन येन उसने टेक्नोलॉजी के फील्ड में इन्वेस्ट किए थे। तो वहाँ पे अगर आप जापान को भी अंगूठा दिखाते हो तो जापान ने जितना भी वहाँ डेवलपमेंट का काम किया है, जो भी किया है, तो वो क्या है, उससे वो खफा है, मतलब इनसे खिन्न है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और वहाँ बात कर लेते हैं, देखिए क्षेत्र है हिंद महासागर, वहाँ पे क्वाड है, क्वाड में है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जापान। ऑस्ट्रेलिया भी हाल में ही शामिल हुआ है। तो उससे क्या है, उससे है चीन को दिक्कत, और चीन ये नहीं चाहेगा क्योंकि इतना लोन खिला दिया है श्रीलंका को कि श्रीलंका उसके पैर के नीचे दबा हुआ है। तो यही हालात है वहाँ पे, जो श्रीलंका वहाँ से बाहर निकल गया है। और ये मतलब एक त्रिपक्षीय जो थी वो परियोजना थी, इसमें से श्रीलंका ने बाइकाट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए हिंद महासागर में मैंने आपको डिस्कस किया सुबह, बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का, और चाइना उसी को लेकर के वो चलता है। तो वो नहीं चाहता कि इंडिया के, मतलब इंडिया वहाँ पे हाथ डाले या कुछ ऐसा करे, क्योंकि इंडिया ने BRI से जो है बाइकाट कर लिया था पहले ही। तो देखिए चाइना का मेन मकसद जो है वो हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक क्या करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। और इसी के चक्कर में उसने महिंद्रा राजपक्षे को बोला तुम बाइकाट करो, उन्होंने बाइकाट कर लिया। तो यही एडिटोरियल था। हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। नेक्स्ट देखिए है न्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है न्यू क्वेश्चन यही है कि अभी ICMR है, जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, तो उसके द्वारा एक सीरोलॉजिकल सर्वे जारी किया गया, तीसरी बार ये सर्वे जारी किया गया है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इसमें प्रत्येक 5 भारतीय में से एक जो भारतीय था वो क्या था, कोरोना पॉजिटिव है या था। तो उन्होंने बोला कि जो 270 मिलियन आबादी कोविड-19 से संक्रमित हो चुकी है, 270 मिलियन ना 27 करोड़ लोग, अब जोड़ लो आप 27 करोड़, 135 करोड़ जनसंख्या है लगभग हमारी, तो उसमें से 27 करोड़ पॉजिटिव हो चुके हैं, जो बहुत बड़ी बात है। अगर ये कम्युनिटी इन्फेक्शन होता है, मतलब अगर सामुदायिक संक्रमण फैलता है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरा होगा। और जिस तरह इस सर्वे में ये बताया गया कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड हैं, जो होने वाले हैं, वो 10 से 17 साल के लोग हैं, इसकी चपेट में ज़्यादा हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि जो नए बच्चे हैं उनको ये कोविड नहीं परेशान, कोविड उनको परेशान कर रहा है, जो कि
जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे मधुमेह, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, किडनी डैमेज है या कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। लेकिन ये बात इस सर्वे में जो है गलत हो चुकी है। उन्होंने बोला कि 10 से 17 साल के बच्चे इसकी चपेट में ज़्यादा हैं। और जो उन्होंने ये भी बताया कि जो 25% डॉक्टर नर्स जो हमारी देखभाल में लगे थे, 25% उसमें भी पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर आप इस समय वैक्सीनेशन जो टीकाकरण है अगर हर स्तर पे नहीं करते हैं, चाहे ग्रामीण स्तर पे हो, चाहे शहरी स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर, जिला स्तर पे, अगर हर स्तर पे आप सही से नहीं करोगे ये वैक्सीनेशन, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे लिए आगे और बढ़ जाएंगे तो फिर अर्थव्यवस्था और सब कुछ चौपट होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए राइटर ये बोल रहे हैं कि सरकार को शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र पे भी फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर टीकाकरण, क्योंकि जो कोरोना था उस समय माइग्रेंट्स वर्कर आए, बहुत कुछ हुआ, तो उस समय कोरोना, आप ही अब अगल बगल देखोगे कितने आपके जान पहचान के लोग पॉजिटिव हुए होंगे। 27 करोड़ आबादी में बहुत लोग होते हैं, तो 27 करोड़ लोग जब पॉजिटिव हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब जो संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने बोला है राइटर ने कि भारत में जो 80% लोग हैं वो वंचित वर्ग से हैं। और वंचित वर्ग को जिस तरह से टीकाकरण अभी शुरू किया गया है वो तो अच्छे, मतलब टीकाकरण जो हुआ है सही तरीके से चल रहा है, क्योंकि पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनको दिया जा रहा है। और फिर इसके बाद सरकार जो भी बना रही है उसकी लागत भी कम है, 200-300 रुपये में एक टीका मिलेगा। तो जो टीका है ये प्रभावी हो, प्लस इसके बाद इसका क्रियान्वयन अच्छे से किया जाए जिससे आने वाले समय में दिक्कत ना हो। दूसरी बात राइटर ये भी बोल रहे हैं कि अभी भी हमें जो मास्क था, सैनिटाइज़र था और सोशल डिस्टेंसिंग थी उसका पालन करना चाहिए। तो यही था। और इसमें मेन मैं बता दूं आपको, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये बहुत पुरानी संस्था 1911 में से लाया गया। अब आप ये बताइए कि 1911 में से किस नाम से लाया गया। और आज जो है जैसे आपका अभी जो पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है, ये सब जो है देखिए ऐसे संस्थान है जो हमेशा चर्चा में रहते हैं अभी इस समय। तो आप इनको क्या करो, आप इनको जाके सर्च करो, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको लिखो, कॉपी में नोट डाउन करो, उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ये बताओ, जो भारत बायोटेक है वो कौन सी वैक्सीन बना रहा है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट देखिए, ए प्रिजनर्स ट्रेजेडी एंड नेशन सेम। मतलब यहाँ पे देखिए एक जो हमारे प्रिजनर थे, प्रेरा रिवलन नाम है इनका। तो इनको क्या हुआ कि जब जो राजीव गांधी की हत्या की, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी 1991, तो जब इनकी हत्या की गई तो उस समय इनको उसके चक्कर में पकड़ के जेल में रखा गया है। 1991 से आज 30 साल हो चुके हैं ये जेल में रहे हुए। मतलब अगर 25 के समय कि बम इन्होंने ही बनाया था, ये ब्लेम इनके ऊपर लगाया गया कि बम इन्होंने ही बनाया था और इन्हें क्या किया, जेल में डाल दिया गया है। अब इनके ऊपर कोई सबूत भी नहीं है कि सीबीआई जांच की, सीबीआई ने भी अच्छी खासी जांच की, उसको कोई भी सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला। तब भी किसी आदमी को आप 30 साल तक जेल में कैसे बंद रख सकते हो, पूरी जिंदगी उसकी जेल में ही निकल गई। तो इन्होंने उसी जेल में बैठे बैठे एक बुक लिख डाली, और आप इस बुक का नाम नोट कर लो क्योंकि ये बुक पूछी जा सकती है कहीं भी। एन अपील फ्रॉम द डेथ रो बाई प्रेरा रिवलन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जो बता दूँ, इन्होंने भी क्षमादान मांगा है तमिलनाडु सरकार से, और ये जो क्षमादान है ये राज्यपाल दे रहे थे वहाँ के, क्षमादान जो था। तो इस पर केंद्र सरकार कूद पड़ी, उसने बोला है कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप यहाँ पे इनको क्षमादान दो। तो इन्होंने जो क्षमादान मांगा वो किसके यहाँ अपील करेंगे, ये करेंगे राज्यपाल के यहाँ। राज्यपाल के यहाँ तो कौन सा अनुच्छेद लागू होता है, अनुच्छेद 161। तो आपका काम यही है कि आपको इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, इसमें बस आपको राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में आप जाके देख लो, उसके बारे में पढ़ लो, कौन सा अनुच्छेद। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत क्षमादान देता है। और यहाँ मैंने बता चुका है राज्यपाल जो देते हैं वो अनुच्छेद 161 के तहत। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये बीटिंग डाउन क्रिटिकल जर्नलिज्म क्रिएटिव फ्रीडम। देखिए ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जानने को मिलेंगे, और आपकी एस्से राइटिंग हो, आपके आंसर राइटिंग हो, या आपके जो सोचने का जो थिंकिंग का डायमेंशन है वो भी आर्टिकल बढ़ाते हैं, और यही आर्टिकल आपके एग्जाम में काम आते हैं। तो इस तरह के जो आर्टिकल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी क्या चल रहा है, राजधानी जो दिल्ली थी वहाँ पे 26 जनवरी को जो दंगा हुआ, जो अराजकता फैल गई, उसके बाद अभी दिल्ली में क्या चल रहा है, वहाँ पे बैरिकेडिंग
की जा रही है। आप देख रहे होंगे न्यूज़ में लोहे लगाए जा रहे हैं, सीमेंट से सीमेंटेड सब कुछ बनाया जा रहा है, किसान आ ना सके। मतलब आप खुद सोचो कि एक जो देश का इतना बड़ा वर्ग है किसान वर्ग, उसको अपने ही देश की राजधानी में प्रवेश करने के लिए इतनी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। और इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की, क्या किया? अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग किया, और मौलिक अधिकार में किसी ने वायलेंट कर दिया तो इसको लेकर के पूरे किसान समुदाय किसान वर्ग पे आप थोपा नहीं थोप सकते कि सब किसान क्या है, वायलेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अभी देखिए ये भी हुआ, कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो ट्विटर था, ट्विटर द्वारा अभी जब सरकार ने बोला कि आप 257 जो सोशल मीडिया अकाउंट थे ट्विटर पे उन्हें आप ब्लॉक करो, तो ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बहाल कर दिया। तो उसका रीज़न ये था, देखिए जो ट्विटर है वो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है। मतलब क्या है, एक तरह का अभिव्यक्त करने, जो अभिव्यक्त करते हैं उसका एक प्लेटफॉर्म है, वो मध्यस्थ का काम करता है। तो उसको आप जब ऐसी हरकतें करने को बोलोगे वो तो करेगा नहीं इतनी जल्दी। और उसने बोला भी, उसने बताया भी कि जो श्रेया सिंघल बनाम जो भारत बनाम संघ भारत का जो केस है संघ सरकार का 2015 का, उसमें आपने आईटी अधिनियम की धारा 66A को रद्द किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस धारा को रद्द किया गया है क्योंकि ये जो आपराधिक जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अधिकार को सीमित करती है। और जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये किस आर्टिकल में आता है? ये हमारे अनुच्छेद 19 में आता है। तो अनुच्छेद 19 में क्या क्या बताया गया है? मुक्त भाषण की आपको स्वतंत्रता है, मुक्त संचलन मतलब फ्री मूवमेंट, और शांतिपूर्ण आंदोलन या जनसमूह मतलब पीसफुल असेंबली। तो आप क्या कर सकते हो कि भाषण दे सकते हो लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। आप मतलब ऐसा देखो, मौलिक अधिकार का प्रयोग करने का मतलब है आप सब कुछ करो, आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता है, सब कुछ है, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि जिससे दूसरे को नुकसान न हो, दूसरे को कोई हानि न पहुँचे। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो लाल किले पे जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उसमें से 9 जो पत्रकार थे उनको सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और जब सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और एक ऐसा राइटर था, अभी लड़का ही था, नौजवान था, वो वहाँ पे राइटिंग कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, तो उसे जाके इन्होंने पकड़ लिया और फिर उसे गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। तो वहाँ पे ये बोला गया कि हम इन्हें क्षमादान दे देंगे, लेकिन ये क्षमादान तो दे देंगे मान लो, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसका जो लाइसेंस है, जो आगे की जो 9-10 ईयर पत्रकार जो पकड़ा है, क्या ये आगे ऐसे काम कर पाएंगे? पहली बात इनका लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे, जो इनकी आईडी है वहाँ से जो रजिस्टर्ड होती है, जो इनका डिपार्टमेंट है वहाँ से जो रजिस्टर्ड आईडी उसको ये ख़त्म कर देंगे। तो वो कहाँ आगे ऐसे काम कर पाएंगे? तो ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये जो बहुमत की तानाशाही है बहुत खतरनाक है। और सुप्रीम कोर्ट इस समय क्या बना हुआ है? सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह ऊपर बैठे हुए थे, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट इस समय चीरहरण हो रहा है और ऊपर बैठा हुआ है। उसको ये नहीं दिख रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का यहाँ पे हनन किया जा रहा है दबा करके, और कुछ जो ऐसा वर्ग है, जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ फ़ायदा उठा रही हैं, घुस घुस के वो इंटरफेयर कर रही हैं यहाँ पे। तो इस समय किसको इंटरफेयर करना चाहिए? इस समय इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, न कि पार्टियों को। और कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। तो देखिए सोशल मीडिया जो है वो हमारी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको व्यक्त करती है। हम क्या अपनी अभिव्यक्ति क्या करते हैं, जो अपने मन में आता है वो बताते हो। किसी सरकार के खिलाफ मतलब जो उसकी आलोचना करते हो, तो क्रिटिसिज्म किसी चीज़ का बुरा नहीं होता है, लेकिन जो अभी इन्होंने आईपीसी की धारा जो 124 है उसके तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया। तो आईपीसी की धारा जो 124A है उसमें ये बताया गया कि अगर आप सरकार मतलब किसी शासन या सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हो तो वह एक अपराध होता है, इसके लिए आपको 3 साल की सज़ा या उम्र कैद तक दी जा सकती है। तो ये तो आईपीसी के इंडियन पैनल कोड ये 1860 में आया। तो 1860 में क्या था? अंग्रेजों का शासन था। तो ये अंग्रेजों का शासन का समय का नियम हमारे ऊपर कैसे लागू होता है? तब भी तो हम उपनिवेशिक काल में रह रहे हैं अभी भी, जिस तरह से आप बता रहे हो, तभी तो आज भी हम ऐसे ही हुए, हम भी गुलाम हुए आज भी। जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं तो हमें स्वतंत्रता के अधिकार मिलने चाहिए ना। तो इस तरह की जो पिटिशंस हैं जो इंडियन पैनल कोड में जो 1860 में आई, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कैंसिल करना चाहिए और इसे देश में लागू नहीं होने देना चाहिए। तो इसके संबंध में बहुत पहले ही बात हो चुकी है। एक केस आया था केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 में। तो यहाँ पे भी बिहार जो उच्च न्यायालय, बिहार हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि 124A है जो लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करता है तथा इसे सस्पेंड किया जाना चाहिए। और दूसरी बात आप ये भी जानते हो कि
मौलिक अधिकार के ऊपर, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसके ऊपर कोई अन्य कानून आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो उसमें ऊपर किसको रखा जाएगा? ऊपर फंडामेंटल राइट्स को रखा जाएगा, जो कि हमारे अनुच्छेद 13 में वर्णित है। और आपको पता है कि संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और हमारा अनुच्छेद 32 ये कहता है, जिसे भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय बोला गया, मतलब हार्ट ऑफ सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल, मतलब हार्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल, मतलब हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसे क्या बोला? संविधान की आत्मा और हृदय बोला गया है। वह अनुच्छेद 32 से कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन क्या किसानों को इस तरह की आज़ादी है? सुप्रीम कोर्ट इस तरह से इन्वॉल्व कर रहा है? वो अपना एक्ट जो है, जिस तरह से उसे इस समय कृत्य करना चाहिए, जिस तरह से उसे सामने निकल के आना चाहिए, वो कर सकता है, क्योंकि बहुमत की तानाशाही, बस पद की जो है, जो वहाँ पे पद हैं उच्चतम न्यायालय में, वहाँ पद के लालच में सेवा काल बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने किया। अभी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि जब हाथरस में एक दलित बच्ची का रेप किया गया तो वहाँ पे एक सिद्दीकी कप्पन थे, जो कि केरल के पत्रकार थे। वहाँ पे जब वो रिपोर्टिंग करने गए तो उन्हें क्या किया गया? जो उन्हें वहाँ पे पकड़ लिया गया, और उन्हें जो पकड़ा गया वो क्या था? गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें पकड़ के बंद कर दिया गया। तो क्या ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए? जो देश, अभी कहीं दलित बच्ची का रेप हुआ, वहाँ पे जा रहे हैं आप रिपोर्टिंग करने, ऐसे कई मामले आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में आते हैं। तो क्या इस तरह के जो कृत्य हैं वो मतलब स्वतंत्र देश में और जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ पे ऐसे कृत्य होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। तो यही है कि आप इसको जाके डिटेल में पढ़िएगा, मैं और यहाँ पे मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो जो मोटी मोटी और सही बातें थी, मतलब सही तो सब बातें हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स थी मैंने आपको बता दी है। आप नीचे स्लाइड डाउन करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये मैंने दे रखा है, देखिए एकदम ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन कर लीजिए जो आपको टॉपिक सही लगे, और फिर इसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको। और इसे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं, क्योंकि देखिए टाइम बहुत लगता है यार, 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं इसको पढ़ने में, फिर डिस्कस करना, ये सब वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।